नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। पाठ के विषय में बात करने से पहले आइए हम पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में होता है और मृत्यु होती है सन 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। आपके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। जीवन को अभावों से घिरा हुआ पाकर के भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए भी शैक्षिक उन्नति की और डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। सामाजिक बाधाओं का आशय आप समझते हैं। वित्तीय बाधाओं का अर्थ तो होता है धन का अभाव, पैसों की कमी, किंतु सामाजिक बाधा का क्या मतलब होता है? सामाजिक बाधा अर्थात समाज की तरफ से व्यक्ति के जीवन में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो तो उसे सामाजिक बाधा कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में कैसी सामाजिक बाधा थी, यानी कि वे निम्न कहे जाने वाले वर्ग में उत्पन्न थे जिसे अछूत माना जाता है और ऐसे कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें हर जगह पे अपमानित होना पड़ता था, जातिगत अपमान को झेलना पड़ता था। तो इन बाधाओं का मुकाबला करते हुए भी इन्होंने शैक्षिक उन्नति की और डॉक्टरेट तक की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया और समतामूलक समाज यानी कि समानता के आधार पर निर्मित समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे और संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत भी कराया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, the abolition of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu women और annihilation of caste आदि इनकी रचनाएं हैं। इनका संपूर्ण वाङ्मय बोले तो रचना संसार इनका भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से अंडरलाइन करें कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, 21 खंडों में। तो ये रहा आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय एवं इनका साहित्यिक परिचय। अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, तो बिल्कुल इनकी रचनाएं आपको याद रहे। अब बात करते हैं हम इस पाठ के विषय में। तो क्या है, शीर्षक की बात करें हम तो सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है इस शीर्षक में वो है प्रजातंत्रवाद। तो क्या है प्रजातंत्रवाद, इस विषय में हम बात करते हैं। तो प्रजातंत्रवाद, वाद का आशय होता है एक विचारधारा, तंत्र का अर्थ होता है शासन और प्रजा यानी जनता। तो देखिए, प्रजा का तंत्र यानी जनता का शासन, यानी कि कहने का आशय ये है कि प्रजातंत्रवाद एक शासन व्यवस्था है, यानी कि प्रजा के मतानुसार जिस तंत्र अथवा शासन व्यवस्था का संचालन हो उस विचारधारा को हम क्या कहेंगे, प्रजातंत्रवाद। यानी कि किसी व्यक्ति को आजीवन शासन करने का अधिकार नहीं, यानी कि प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति या दल सदा के लिए शासक नहीं रह सकता। चुनाव कौन करता है, जनता करती है। जनता चाहे तो सत्तारूढ़ दल को फिर से शासन का मौका दे सकती है या वो चाहे तो उसे हटाकर किसी दूसरे दल को शासन का अधिकार प्रदान कर सकती है। तो जिस तंत्र अथवा शासन व्यवस्था का संचालन
प्रजा के मतानुसार होता है उस विचारधारा को हम क्या कहेंगे? प्रजातंत्रवाद। देखिए, इसके विपरीत शासन व्यवस्था जो होती है, शासन प्रणाली जो होती है, उसे राजतंत्र बोला जाता है। राजतंत्र का आशय होता है राजा का तंत्र, अर्थात राजा का शासन, अर्थात वंश परंपरा के आधार पर चलने वाली शासन प्रक्रिया, उसे हम कहेंगे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो वर्तमान में हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वह कौन सी है? राजतंत्रात्मक तो नहीं है, तो कौन सी है? प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो इस प्रजातंत्रवाद के लिए, इसको सफलतापूर्वक इसका संचालन करने के लिए, यानी कि सफल प्रजातंत्रवाद के लिए कुछ बातें आवश्यक होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ आवश्यक शर्तें, आवश्यक बातें बताई है प्रजातंत्र की सफलता के लिए। हाँ, तो आइए बात करते हैं अब हम पाठ परिचय की। तो पाठ्यपुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए हैं। बेबाक यानी बिना रोक टोक के, बिना किसी बंधन के। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, यानी कि वो जिम्मेदारी हो उसकी, हाँ, जवाबदेह होना चाहिए, तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। अब देखें, ये बहुमत और अल्पमत क्या है, चुनी हुई सरकार क्या है? तो देखें, बहुमत का आशय होता है सत्ता पक्ष, यानी कि चुनावों के दौरान जिस पार्टी या जिस दल को अधिक मत प्राप्त हुए हो उसे कहते हैं बहुमत प्राप्त दल। फिर वो अपनी सरकार बनाती है वह पार्टी, तो उसको कहते हैं सत्ता पक्ष। और अल्पमत वाला, यानी कि बहुमत की अपेक्षा जिस दल को मत कम मिलते हैं, अल्प मिलते हैं, और फिर वो विरोधी पक्ष के रूप में स्थापित होती है वह पार्टी या वह दल, तो उसे कहते हैं अल्पमत या विपक्ष या प्रतिपक्ष या विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो सफल प्रजातंत्रवाद के लिए विरोधी पक्ष का होना भी एक आवश्यक शर्त मानी है। तो देखिए, क्या कहते हैं लेखक कि यदि सरकार का काम ठीक नहीं हो रहा है तो संविधान में ये व्यवस्था होती है कि उसके अनुसार उसको कार्यकाल के बीच में भी रोका जा सकता है। यानी कि सरकार में जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार उस कार्यकाल के बीच में भी उसे रोका जा सकता है, उस सरकार को, जिसे क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव ला करके सत्ता मुक्त किया जा सकता है। किसको? सरकार यदि काम ठीक से नहीं कर रही है तो संविधान में अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था है उसे नियंत्रित किए जाने के लिए। ठीक है। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। बिल्कुल पाठ के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है, इस बात को हम पढ़ेंगे आगे। यानी कि सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो अल्पमत को भी सुने, यानी कि अल्पमत का, विरोधी पक्ष का भी अधिकार है कि वह भी कुछ बोले सरकार की कार्यप्रणाली पर, वह भी अपने विचार व्यक्त करे। और बहुमत का ये दायित्व बनता है कि वो अल्पमत के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए, यानी कि उसके हितों की रक्षा का भी वो सोचता रहे। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने और भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि जो भारत की विधायिकाओं में जो कार्यवाही होती है, जो चर्चा होती है, वो कभी कभी अनियंत्रित हो जाती है। उसको यानी कि उस चर्चा को संयमित चर्चा का रूप देने पर बल दिया है लेखक ने। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक, यानी कि प्रसंग के अनुकूल है, आज भी व्यवहार में लाए जाने योग्य है, आज भी हमारे लिए उपयोगी है। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें। यह स्वीकृत मत है
कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है, यानी जिस दल की सरकार बनी हुई है, उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए, यानी कि जनता के बीच उसे जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति यानी उनके विचार में वे इस योग्य है कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उनके सौभाग्य को बना सके और उनकी आरक्षा कर सके, उनके सौभाग्य को बना सके। क्या कहते हैं लेखक कहते हैं कि प्रत्येक सत्तारूढ़ दल का यह दायित्व है, उसका यह कर्तव्य है कि वह हर 5 साल के बाद जनता के बीच जाए और उनसे पूछे कि क्या उनके विचार में वे इस योग्य है कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उनके हितों की रक्षा कर सके या उनके सौभाग्य को बना सके। कहने का आशय ये है कि सरकार को जनता में विश्वास कायम करना चाहिए या उनसे पूछना चाहिए, बिल्कुल उनकी आरक्षा कर सके। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता, तो प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली है जो उसमें इतने से संतोष नहीं होता कि सरकार 5 साल के बीच जाकर के जनता के बीच जाकर के पूछे उनसे, सिर्फ यहीं पर काम खत्म नहीं होता। हाँ, प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी न कह सुन सके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई इसके बीच में कोई सरकार को कुछ कह सुन ना सके तो क्या होगा, तानाशाही हो जाएगी। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, सरकार का निषेध, बिल्कुल आप इसे सरकार का निषेध को अंडरलाइन करें और यहाँ एक प्रश्न लिखें कि प्रजातंत्रवाद में सरकार का निषेध का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सरकार का निषेध क्या है कि ऐसी भी शासन व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्यवाही की जा सके, यानी कि सरकार यदि उच्छृंखल हो रही है, सत्तारूढ़ दल यदि मनमानी करने पर तुल गया है, वह अपनी हरकतें इस प्रकार की करने लगा है जो जनता के बिल्कुल क्या है, जनता के लिए नुकसानदायक है। तो हाँ, अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है, प्रश्न यहाँ यह भी बनता है कि प्रजातंत्रवाद का क्या मतलब है। तो देखिए, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है आपको। तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं। ये शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लोगों का मतलब यहाँ किससे है, जनता से है, देश की। तो लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि लोगों की अपनी जनता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस व्यक्ति को कब तक सरकार में बने रहने देगी। उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है, वही चुनौती दी जा सकती है। आप देखिए दूसरी पहली जो शर्त है आप बिल्कुल लिख दें यहाँ। जो पहली शर्त है, क्या है पहली शर्त, सरकार का निषेध। ये पहली शर्त है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। उसमें पहली जो शर्त है वह क्या है, सरकार का निषेध। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में आने जैसा है कि सफल
प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी है, तो बिल्कुल आप क्रम वाइज याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो शर्त है वो सरकार का निषेध, यानी कि प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5 वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके, इस बीच भी कोई सरकार को कुछ कहने सुनने वाला होना चाहिए। तो यानी कि कहने का आशय ये है कि प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्यवाही की जा सके। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो बात है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए, वह है विरोधी पक्ष का होना। तो देखें वो भी लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है, अंडरलाइन करें आप, सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। हथौड़े के नीचे रहने का आशय, हथौड़े के नीचे रहना मतलब सदैव निगरानी में रहती है विपक्ष की। सरकार कुछ भी गलत करे उससे पहले, गलत करने का सोचे उससे पहले उसको विपक्ष दिखाई देगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो उस पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। तो विपक्ष का होना भी एक आवश्यक शर्त है। तो देखिए आप अंडरलाइन करेंगे, विरोधी पक्ष की होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। बिल्कुल आप प्रश्न लिखेंगे, यहाँ आगे लिखें कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हाँ, जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है, इसका क्या आशय है? देखें सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है, इसका आशय देखें आप कि जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। सरकारी पार्टी में नहीं है उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए कि ये कार्य सरकार किस लिए कर रही है, किस तरीके से कर रही है, इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सारा स्पष्टीकरण बिल्कुल विपक्ष की नज़रों में भी होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से, विभिन्न कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण क्या है, यानी कि लेखक ने जो बहुत सारे कारण बताए हैं उसमें जो मुख्य कारण है वो है सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय। तो कहने का आशय ये है, लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहना चाहते हैं कि विज्ञापनों से जो सरकारी आय होती है, सरकार को जो आय होती है, इसलिए विज्ञापनों को जो आय होती है वो इसके लिए विज्ञापन कंपनियां क्या करती है, विज्ञापन कंपनियां भी विपक्ष की उपेक्षा करते हुए सत्ता पक्ष के लोगों का प्रचार बढ़ा चढ़ा करके करती है। क्यों? क्योंकि उनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण लेखक ने बताया विपक्ष की उपेक्षा का हमारे देश में। तो क्या कहते हैं लेखक कि जो नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज़्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते, क्योंकि विरोधी पक्ष किसी सरकारी आय का साधन नहीं बन सकते, तो इसके लिए उनका बिल्कुल नामो निशान भी नहीं होता है समाचार पत्रों में। हाँ, तो सरकारी पक्ष का कहीं ज़्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते। शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। कौन? विरोधी पक्ष के समाचार। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। ये भी आप अंडरलाइन करें, प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप एक प्रश्न और लिखा है आपने, सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है, उसका भी आशय स्पष्ट कीजिए और इसका भी आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न आप दोनों लिखेंगे, पहले एक प्रश्न लिख के फिर आप लिखेंगे अथवा, फिर ये दूसरा प्रश्न लिख करके, और दोनों का एक ही उत्तर बिल्कुल आपके होगा। ठीक है, तो अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।